वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो इंटरनेशनल इकनॉमिक्स को लेकर है। आज हम इंटरनेशनल इकनॉमिक्स में बात करने जा रहे हैं, यानी जो छोटे ममालिक होते हैं, यानी जिसे हम अंडर डेवलप्ड नेशन कहते हैं, उनके लिए इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ कमोडिटी क्या हालात क्रिएट करती है। यानी जब हमारे पास कोई छोटी कंट्री, यानी हम अंडर डेवलप्ड नेशंस को देखते हैं, उनके अंदर अगर हम देखते हैं कि जब वहाँ प्राइस फॉल करती है या प्राइस राइज करती है, प्राइस के अंदर चेंजिंग आता है ड्यू टू द कॉस्ट रिएक्शन, तो वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे किस तरह से इफेक्ट करती है, आज हम इसकी डिबेट करेंगे इन गोइंग सेशन में। बेसिकली ये सेशन इसलिए ड्रॉ किया गया है ताकि आपको ये समझ आ सके कि एक और थ्योरी होती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, जो कि स्मॉल कंट्रीज़ के ऊपर काम करती है, यानी छोटा कंट्री है तो उसकी कंजप्शन और उसकी प्रोडक्शन के ऊपर काम करती है। अब हम इस स्मॉल कंट्री को जो है डिस्कस करते हैं, उसके की कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं कि बेसिकली वो होते क्या हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, स्मॉल कंट्री जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में जब आ भी जाता है, इंटरनेशनल मैदान में आ भी जाता है, छोटा कंट्री होता है, तो उसकी कंजप्शन और उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो इस तरह इंटरनेशनल इकनॉमिक्स की जो ग्लोबल इकनॉमिक्स या कह लें ग्लोबल मार्केट को इतना इन्फ्लुएंस नहीं करती, इतना शिफ्ट आउट नहीं करती, क्योंकि उसके पास प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी बहुत कम होती है और उसके पास प्रोडक्शन के अलावा लेबर कैपिटल वगैरह उसकी रिसोर्सेज कम होती हैं छोटे कंट्रीज़ के पास। तो बेसिकली वो जब इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन के अंदर आते हैं या ट्रेड के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो वो वहाँ पर थोड़ा कारगर साबित नहीं होते। फिर उसके बाद इंक्रीजिंग कॉस्ट। अब क्या होता है, छोटा कंट्री है, उसका बजट बहुत छोटा है, ठीक है, उसके पास रिसोर्सेज ऑलमोस्ट कम होंगी, तो जब उसके पास ऑलमोस्ट रिसोर्सेज कम होंगी तो उसकी जो कॉस्ट होगी, यानी जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उससे वो टेक्नोलॉजी, वो चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी उन कंट्रीज से जो उसके ग्लोबली ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसकी ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट होगी वो इंक्रीज मानी जाएगी, यानी उसकी जो लागत होगी वो बहुत ज़्यादा कर रहा होगा। छोटे कंट्रीज़ जो हैं उनकी लागत ज़्यादा होगी और प्रोडक्शन कम होगी, यानी आउटपुट कम होगा, इसलिए वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अपना कोई ख़ास किरदार अदा नहीं कर पाते। अब एक मसला और आता है छोटे कंट्रीज़ के अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंटली देखा जाता है कि जब वो क्या करते हैं, वो अपनी रिसोर्सेज को, अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करने लगते हैं किसी एक कमोडिटी की प्रोडक्शन के लिए, तो उनके पास क्या होता है कि उन्हें जो है वो बहुत सारी चीज़ें बाहर से हायर करनी पड़ती हैं, जिससे क्या होता है उनकी ऑटोमेटिकली जो उनकी कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। जब वो कॉस्ट बढ़ती है तो ऑलमोस्ट इसमें देखा ये जाता है, उसमें शिफ्ट ये आ जाता है, चेंज ये आता है कि आपके पास जो कॉस्ट जब बढ़ रही होती है तो उस सूरत में वो ये काम करने को एलिजिबल समझते हैं कि वो अपनी ट्रेड पैटर्न्स को चेंज करें, ठीक है, और उनका जो आउटपुट पैटर्न होगा वो थोड़ा सा ग्रोथ लेवल पर होगा, मगर इतना ख़ास ग्रोथ लेवल पर नहीं होगा जिसको हम कह सकें कि वो कोई हाई लेवल के ऊपर ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। उसकी ग्रोथिंग जो है, ग्रोथिंग मीडियम जो है वो बहुत स्लो होंगे, क्योंकि उसके जो पैटर्न्स होंगे, ट्रेड पैटर्न्स होंगे, थोड़े से ओल्ड सिनेरियो के होंगे, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जो है कॉस्ट ज़्यादा लग रही होगी। अगर वो कोई प्रोडक्शन करता भी है तो वो इतना ख़ास वो नहीं कर पाता, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो उसके ऊपर उसको बेचना पड़ता है, तो उसे इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। इसके असरात क्या होते हैं किसी छोटे कंट्री के ऊपर, अगर हम देखते हैं इसके क्या असरात होते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसका जो असर पड़ता है वो आपकी इनिशियल स्पेशलाइजेशन पर पड़ता है कि आपके पास इतनी स्पेशलाइजेशन होने के बाद भी जब आप उसको अप्लाई करते हो किसी गुड और कमोडिटी के ऊपर, तो वो क्या करता है कि उसकी जो कमोडिटी के ऊपर जो लागत आ रही होती है उससे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही होती है। अब क्या होता है, वो तो प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन अगर उसे एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो वो उसकी कॉस्ट जो है मज़ीद बढ़ जाएगी। अब वो कॉस्ट जब बढ़ेगी तो वो कॉस्ट इस कदर बढ़ जाएगी कि वो इंटरनेशनल प्राइस के बराबर हो जाएगी। अब उसने बेचना तो इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से ही है, तो जब उसकी कॉस्ट ही इंटरनेशनल प्राइस के बराबर हो जाएगी तो ऑलमोस्ट उससे कोई बेनिफिट या प्रॉफिट हासिल नहीं होगा, और वो उससे जो है कोई अपना जिसे कहना चाहिए उससे कोई अपना कोई डिसीजन ऐसा मेक नहीं कर सकता कि उससे कोई रिलायबिलिटी फील हो या उसका कोई एक जिसे कहना चाहिए स्टेप फॉरवर्ड कर सके वो। अच्छा, अगर हम यहाँ ये बात करते हैं तो यहाँ एक और सिस्टम को डिस्कस करते हैं। वो सिस्टम क्या होता है कि जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो एक मकाम पे जाके वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड यूनियंस के साथ मिल जाती है, उनकी प्राइस के अकॉर्डिंग हो जाती है। अब उससे क्या होता है, उससे जो आप बेच रहे होते हैं या जो आप रिसोर्सेज बना के चला भी रहे होते हैं, तो वो इतनी इफेक्टिवली आपकी कंट्री के लिए काम नहीं कर रही होती हैं, और आपको वो एक्सपोर्ट जब करनी पड़ती हैं तो आप उन्हीं कमोडिटी की प्राइस के ऊपर करते हो जिस कमोडिटी के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। तो अब क्या होता है,
अब यहाँ पोजीशन ये आती है कि उसको कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होता, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सफरिंग पोजीशन में चला जाता है, और वो स्मॉल कंट्री केस में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता इंटरनेशनल ट्रेड में। हाँ, वो अपने कुछ लोन्स, अपने सैंक्शंस, अपने डेबिट्स को पूरा करने के लिए काम कर सकता है। अब बात कर लेते हैं जी पार्शियल इक्विलिब्रियम, पार्शियल स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं और इक्विलिब्रियम इन ट्रेड की बात करते हैं। अब यहाँ ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं, चैलेंज इसको समझने के लिए हम पहले लिख लेते हैं स्पेशलाइजेशन। पार्शियल स्पेशलाइजेशन क्या होती है कि अगर एक कंट्री है वो पार्टिसिपेट कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, अब वो क्या करता है, उसके पास बहुत स्पेशलाइजेशन मौजूद है, वो फुली स्पेशलाइज्ड है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, मगर अब वो क्या कर रहा है, अब वो जब उसको प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस करके मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो एक मकाम पे जाके उसकी कंडीशन क्या होती है कि वो इंटरनेशनल प्राइस के इक्वलेंट अपनी कॉस्ट पे काम कर रहा होता है, यानी इतनी कॉस्ट में कर रहा होता है जैसे 10 रुपए की एक चीज़ है इंटरनेशनल मार्केट में और वो 10 रुपए की प्रोडक्शन लगा रहा है। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पोजीशन ये आ गई पार्शियल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गया, यानी पार्शियल स्पेशलाइजेशन के अंदर आ गया। अब क्या हुआ, जब उसे एडिशनल यूनिट बनाना पड़ेगा तो वो उस कॉस्ट से भी ऊपर चला जाएगा जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो एक्स्ट्रा कमोडिटी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब क्या कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम पार्शियली कैसे होगा, अब इस तरह से होगा कि अब जो आपका इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम अब कैसे होगा कि वो क्या करेगा, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो उसके गिर्द वो बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई और गुड्स उससे इंपोर्ट करेगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर उसका काम ये कि चल सकता है, अदरवाइज वो पार्टिसिपेट अगर करता भी है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में तो सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर काम करेगा। उसका क्या कंडीशन होगी कि वो चीज़ों को वापस लेना चाहेगा और देना चाहेगा। अब उन लेने और देने की कंडीशन के अंदर तो वो चल जाएगा, यानी बार्टर सिस्टम के अंदर चल जाएगा, मगर वो नहीं चल पाएगा किस सिस्टम के अंदर, जब उसका सिस्टम जो है वो चाहेगा कि वो इतनी कम कॉस्ट के ऊपर बनाए ताकि वो बेनिफिट हासिल करते, वो बेनिफिशियल नहीं हो सकेगा, लेकिन हाँ वो इक्विलिब्रियम ट्रेड क्रिएट कर देगा। अब अगर हम इसको ग्राफिकली समझते हैं तो ग्राफिकली समझने के लिए क्या होगा कि हम डिमांड कर्व से देख लेते हैं। ठीक है जी, डिमांड कर्व से अगर हम बात करते हैं तो पहले सप्लाई और डिमांड को देखते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि हम सप्लाई तो कर रहे हैं मगर हमारी जो डिमांड है वो उतनी नहीं है, मगर क्या हो रहा है उसके अंदर, अगर हम उस पॉइंट पर देखते हैं तो हमारे पास एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है, वर्टिकल लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है वो आपकी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और जब कंट्री एक दूसरे के साथ अगर हम देखते हैं कर्व स्लोप में, यानी जब हम कॉस्ट कर्व स्लोप को देखते हैं तो वहाँ ये होता है कि वो बिल्कुल इंक्रीजिंग कॉस्ट है। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, वो वहाँ पर शो करा रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रही है तो इसका मतलब है कि उसे मजबूरन तौर पे जो ग्लोबल प्राइस है उसके ऊपर अपनी चीज़ को बेचना पड़ रहा है, तो ग्लोबली अपनी प्राइस को बेच रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है जब हम वर्ल्ड प्राइस लाइन के ऊपर जा रहे हैं, जब वर्ल्ड प्राइस लाइन के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ पर भी ये शो कराता है कि ये जो है वहाँ पर जिसका कर्व है वो ये शो कराता है, ये डिटरमाइन करता है हमें कि इक्विलिब्रियम तो है, मगर क्या है कि स्मॉल कंट्री केस के अंदर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इक्विवेलेंट हो रही है उसकी प्राइस के, जिससे आपको जो है बहुत माइनर सा जो है वो मिल रहा है, यानी आपको बहुत माइनर सा बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन इतना बेनिफिट नहीं है कि आप उसके लिए कैरी ऑन कर सकें। तो ये जो सिस्टम है ये यहाँ डिबेट किया गया है। अब अगर हम इसको ग्राफ से देखते हैं तो ग्राफ से हमें समझ के आता है कि देखें, अगर एक कंट्री है वो कॉटन बहुत अच्छा बना रहा है, बहुत बेहतरीन बना रहा है, मगर उसकी जो कॉस्ट है वो किस कंडीशन में जा रही है, उसकी कॉस्ट जो है वो इंटरनेशनल प्राइस के अकॉर्डिंग जा रही है, यानी वो इक्विवेलेंट टू इंटरनेशनल प्राइस हो रही है। तो अब उसे क्या करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए कि वो बेशक उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, मगर वो क्या करे कि वो मज़ीद कमोडिटी को प्रोड्यूस ना करे, बल्कि वो किसी और से उसके बदले में कुछ इम्पोर्ट कर ले। ठीक है, जैसे आपको 50 रुपए की एक चीज़ आप बेच रहे हैं मार्केट में जाके, अब 50 रुपए की दूसरी चीज़ भी कोई कंट्री बेच रहा है, तो आप कोशिश करें कि उससे 50 रुपए की वो चीज़ लेकर अपना जो अपनी कंजप्शन है या अपनी जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करा लें। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आपका जो सिस्टम होगा वो बहुत ज़्यादा कैरीड फॉर्म में होगा और बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर इसको किस तरह समझा जाए, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अगर मेरी एक कंट्री है, ठीक है, और मैं कॉटन प्रोड्यूस करता हूँ, तो कॉटन प्रोड्यूसर हूँ मैं, मेरे पास कॉटन प्रोड्यूस करके इतनी कॉस्ट बन रही है कि वो कंट्री ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट बन रही है। ठीक है, अब मैं उसको ग्लोबल मार्केट में बेचता हूँ, तो अब मैं बेचूंगा और अगर मैं उसको बेचने के लिए जाऊँगा तो मैं सोचूंगा कि एक्स्ट्रा
उसमें जो है डाला जाए, यानी एक्स्ट्रा बनाया जाए यूनिट ऑफ कमोडिटी, तो अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी नहीं बन सकता। क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा कमोडिटी के लिए जाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, फिर हमारी कंडीशन क्या होगी कि हमारी जो कॉस्ट होगी वो इंटरनेशनल प्राइस से भी हाई हो जाएगी, ठीक है। फिर जब हम इंटरनेशनल प्राइस से रिटर्न लेंगे तो वो रिटर्न हमें वैसे नहीं मिलेंगे, तो फिर हमें ऑलमोस्ट इसको शिफ्ट ऑन करना पड़ेगा। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये इस चीज़ को डिफाइन करती है। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ ये बात करना चाहता हूँ कि जो छोटे कंट्रीज़ हैं वो किस तरह से अपनी डिमांड और अपने जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करेंगे। देखें, आप सिंपल सी बात समझ लें कि जब किसी कंट्री के पास ये रिसोर्सेज नहीं होती कि वो कुछ प्रोड्यूस कर सकें, तो वो क्या करते हैं, वो नॉर्मली उनकी कंडीशन ये होती है कि वो उस प्रोडक्शन लेवल को कूप अप करना चाहते हैं, तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अब जब कॉस्ट हाई हो जाती है तो उन्हें इससे कोई बेनिफिट हासिल नहीं होता, तो उन्हें बेसिकली करना ही चाहिए कि उन्हें एक्सपोर्ट तो करना चाहिए, लेकिन उसके बदले में कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि वो एक्स्ट्रा कमोडिटी बनाने पर जाएं, प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करें, नई प्रोडक्शन डालें। तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो उसकी एक्सचेंज करें। सिंपल एज बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर वो कोई काम करते हैं तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। देखिए, स्मॉल कंट्री के समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मोस्टली आप देखते हैं कि अंडर डेवलप्ड नेशन को हम स्मॉल कंट्री कंसिडर करते हैं, क्योंकि उनकी जो कंजप्शन है या उनका जो इकोनॉमिकल एरा है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो जो हम अगर बात कर लेते हैं अंडर डेवलप्ड नेशन की, तो अंडर डेवलप्ड नेशन जो है वो अभी कोशिश कर रही हैं अपने आप को बनाने की, अपने आप को संवारने की। तो इस कोशिश में, इस दौड़ में जो कंट्रीज़ मौजूद हैं वो बेसिकली हम यहाँ स्मॉल कंट्री केस में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो हमारी स्मॉल कंट्रीज़ होती है बेसिकली उन्हें कहा किया जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, या आप कह लें कि जो आपके लो कंट्रीज़ हैं जिनकी लो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो आपका कहलाते हैं, आपकी कंडीशन क्लियर करते हैं कि वो स्मॉल कंट्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को ये कंफर्म होना चाहिए ताकि उससे उन्हें ये अंदाज़ा हो सके कि वो किस नौइयत की चीज़ों को कोलैप्स कर सकते हैं।